छात्रों नमस्कार। आज की ऑनलाइन तासिका में हम आपसे कुछ इस प्रकार की बात करने वाले हैं जो साहित्य में बहुत सारा महत्व रखती है। मराठी कहानी क्षेत्र में लघु कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लघु कथा मीन्स इसका अर्थ है शॉर्ट स्टोरी। ये बहुत बड़ा संदेश देती है। इसकी कथा वस्तु छोटी होती है, पात्र भी बहुत ही संक्षिप्त हुआ करते हैं और ऐसे सीमित पात्र होकर भी बहुत सारा बड़ा संदेश इन कहानी में मिलता है। यह लघु कथा का नामाभिधान सन 1926 के बाद कथाकार नासी फड़के विस खांडेकर के कालखंड में प्राप्त हुआ है। मराठी साहित्य इतिहासकारों के अनुसार मराठी कहानी का उद्भव हरिभाऊ आपटे द्वारा संचालित करमणूक 1890 मासिक पत्र से हुआ है और इस कहानी में स्फुट गोष्ठी की संज्ञा से दी गई है। इसी कहानी के अंतर्गत यह आपका प्रश्न पत्र 9वां है जो प्रादेशिक भाषा साहित्य। इसमें डॉक्टर माधव सोनटके जी संपादित प्रतिनिधि कहानियां, इन मराठी कहानियों का लघु कथाओं का यहाँ पर समावेश किया गया है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वह मुनगे की फलियां है। बहुत सुंदर कहानी है। इसके कहानीकार है यशवंत गोपाल जोशी, जिन्हें यगो जोशी नाम से मराठी साहित्य में जाना जाता है। ये ख्याति प्राप्त है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1901 में हो गया। इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1963 में हो गई है। कथाकार के रूप में अपनी पहली कथा है शेवग्याच्या शेंगा। यह मराठी ख्याति प्राप्त कथा रचना है। शेवगा एक फली हुआ करती है खाने की, तरकारी की, और ऐसी है सब्जी की। तो इस प्रकार ये शेवग्याच्या शेंगा नामक उनका एक कहानी का एक नमूना है और यह इस रचना का ही यह अनुदित प्रकार यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं। इनकी रचनाओं में और पुनर्भेट शीर्षक से 7 खंड में प्रकाशित कहानी संकलन भी है। इनका प्रकाशित हो गया है। मराठी पाठकों में ये काफी लोकप्रिय हैं। तुळशीपत्र आणि इतर गोष्टी, रेघोट्याचे दैवत, मायेच्या सावल्या, जाई जुई, तरंग आदि कहानी संकलन इनके प्रकाशित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पड़साद, होमकुंड, वहिनीच्या बांगड्या आदि उपन्यास तथा श्रीकांत त्रिदोष आदि लघु उपन्यास भी काफी चर्चित हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण करके अपने समय के समकालीन वर्तमान समय की सामाजिकता को यहाँ पर प्रस्तुत करने का यहाँ पर उनका प्रयास रहा है। तो इनके कहानियों में एक मनोरंजन हुआ करता था, उसी के साथ सामाजिक संदेश भी हुआ करता था, परिवार का संदेश हुआ करता था। यगो जोशी सच पूछिए तो यह पारिवारिक कहानीकार रहे हैं। इनके लगभग 200 कहानियां संकलित हैं और दाम्पत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं का भावभीना चित्रण इनकी कहानियों में किया गया है। उन्होंने कुछ विनोदी कहानियां भी लिखी है। इस कहानी के जो उनके कालखंड के कहानीकार रहे हैं उनमें यगो जोशी का नाम विशेष कहानीकार के रूप में लिया जाता है। मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलू उनकी कहानियों के मुख्य विषय रहे हैं। सन 1930 से 1940 तक का समय हमारे समाज की संयुक्त परिवार व्यवस्था की टूटने का समय है। उस समय भारत देश में औद्योगिकरण बढ़ रहा था और ऐसे समय में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लड़के बहुएं अपने माता पिता को छोड़कर दूर महानगरों में चले गए थे और ऐसे समय में इस कहानी का निर्माण किया गया है। संयुक्त परिवार में निहित रिश्तों नातों के स्नेहल बंधों की भावभीनी प्रस्तुति यगो जोशी की कहानी में पाई जाती है। माता पुत्र, भाई बहन, देवर भाभी आदि के पारिवारिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति उनकी शेवग्याच्या शेंगा, कोथिंबीरीच्या काड्या, सुपारी आदि कहानियों में पाई जाती है। कोथिंबीरी इसका अर्थ है धनिया, हरा धनिया, और ये मुनगे की फलियां और सुपारी, ये जो रचना है उनकी, ये विशेष खासकर उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ कहानियां जीवन विषयक मानवतावादी दर्शन को प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति उनकी अटूट आस्था प्रकट होती है। फड़के प्रणीत कलावाद का उन्होंने विरोध किया है और उनके अनुसार मानवीय अपनत्व भाव ही कहानी का प्रमुख आधार है। तो
आज की जो कहानी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, यह योगो जोशी इनकी रचना है मुनगे की फलियां। यह कहानी एक परिवार का चित्रण करती है। इस परिवार में दामोदर पंत नाम के गृहस्थ है, उनका परिवार यहाँ पर चित्रित है। उनके 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। एक लड़की की शादी हो गई है, उनकी पत्नी भी गुजर चुकी है। उनका बड़ा लड़का श्रीनिवास है, उसकी शादी के पश्चात श्रीनिवास की मां चल बसी है। अब जो कहानी के आरंभ में एक रचना आ जाती है, घटना आ जाती है, उस घटना का यहाँ पर विवेचन किया जाता है। आळंदी क्षेत्र है, जहाँ पर यह आळंदी क्षेत्र पूना शहर के पास में है। यह संत ज्ञानेश्वर की भूमि है, जहाँ पर उनकी समाधि स्थल है। और ऐसे क्षेत्र में इस कहानी का आरंभ हो जाता है जब दामोदर पंत हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, वो परिवार उनका तब संपन्नता की ओर है। ऐसे परिवार में हैं, उनके 3 लड़कों की शादियां हो गई हैं, एक लड़की की शादी हो गई है, और उनकी छोटी लड़की जो है उसका नाम है तारका, जो तारा है, और वह बहुत छोटी है। उसके बचपन में ही उसकी माँ गुजर चुकी है। उसे अपने माँ का प्यार ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि वह नासमझ और अबोध बालिका थी। ऐसे समय में उसकी माँ चल बसी है। और अब जब वह जिद करती है बचपन में, तो अपने पिताजी के पास जाकर जिद करती है। वो बाल खुले छोड़कर पिताजी के सामने जाकर बैठती है और कहती है कि मेरी बेनी गूंथो। तब अपने लड़की की जिद सुनकर पिताजी भी खुश हो जाते हैं और वे हार जाते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। जब कहानी का आरंभ हो जाता है तो कहानी इस प्रकार आपसी प्रेम भाव की कहानी बन रही है। आळंदी क्षेत्र में जाकर उन्होंने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया है और वह घर पहुंचा है श्रीनिवास। अब पिता भी नहीं रहे हैं, पहले माता चल गई है, बाद में पिता भी चल गए हैं। और ऐसे समय में दामोदर पंत की 3 लड़कों की शादियां हो चुकी हैं। दामोदर पंत ने अपनी वसीयत नहीं की थी। 3 बेटे भी अपनी मालमत्ता के लिए, अपनी एस्टेट के लिए अपने मन में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब अपने पिता गुजर जाए। और ऐसे समय में उनकी अचानक मृत्यु हो जाना, और सारी बहुएं की दौड़ धूप चल रही है। और ऐसे समय में यह चीज मायके से लानी है, यह चीज मायके देनी है, इस प्रकार की वो बहुएं एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ऐसे समय वह छोटी लड़की है। दामोदर पंत के 3 लड़के हैं। बड़े का नाम है श्रीनिवास, मझले का नाम है नारायण, और तीसरा है अमृत। छोटी लड़की जो तारका है। इन तीनों के आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे। जब पिताजी थे तब भी इनसे मतभेद हुआ करता था, लेकिन पिताजी के चलते हुए इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं चल रहा था। सब लोग अलग होना चाहते थे, स्टेट का बंटवारा भी करना चाहते थे। इसलिए वे दामोदर पंत की मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। और जब दामोदर पंत की मृत्यु हो गई तब 3 लड़के आजाद हो गए, मानो उनको आजादी मिल गई है। और लेकिन वह तारका नाम की जो छोटी लड़की है, वह सीधी सादी सुंदर लड़की, उम्र लगभग 14 साल की। उम्र के 8वें साल में ही उसकी माता गुजर चुकी है। मातृ वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा था। तब से वह बहुत कम बोलने लगी थी। जो बातें माँ से उसे करनी थी, वह आज उसे माँ सुनने के लिए नहीं थी। और ऐसे समय में वह अब किससे करे? मन की बात जब उसके हृदय में आती थी तो उसे दबाई चली जाती थी, और दबी रहने के कारण परिणाम स्वरूप वह खोई खोई सी रहने लगी थी। उसका अकेलापन उसके मन को खाने लगा था। उसके स्वभाव में कुड़न सी आ रही थी, और वह अपनी दुख, अपनी आनंद, खुशियों की बातें भी, दुख सुख की बातें भी किसी को नहीं बता सकती थी। माँ के चल बसने के बाद तारका ने दामोदर पंत को बहुत परेशान किया था। वह हर तरह की जिद किया करती थी, और वह जिद माँ के न होने के कारण दामोदर पंत वो जिद पूरी करती थी। एक दिन उसने जिद करके कहा था, आज मेरी बेनी गूंथो। दामोदर पंत ने पहले तो उसकी बात को टालने का प्रयास किया था, लेकिन बालहट के सामने अंततः उन्हें भी हर समय झुकना पड़ रहा था, और वह अपनी तारका को बड़ी खुशी से उसकी जिद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो दामोदर पंत भी नहीं रहे, पिता भी नहीं रहे, माता तो चल बसी थी। अब वो अपने मन की बात किसे कहे? कौन उसे धीरज दे सके? कौन उसकी मान खुशी और आनंद या दुख में उसका साथ दे सके?
इसलिए इधर कुछ दिनों से वह गूंगी बन रही थी। उसने अपने मन में एक चुप्पी साध रखी थी कि अपने मन की बात किसी से ना कहे। तारका की माँ ने केवल श्रीनिवास की शादी देखी थी। एक लड़की की शादी होने के बाद ही वह चल बसी थी। श्रीनिवास की शादी हुई और 1 साल के भीतर ही माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद शेष दोनों भाइयों की शादी भी हो गई और हर एक भाभी का स्वागत इस तारका ने किया। उसे बहुत बड़ी खुशी थी, झूमती थी, मेहंदी लगाती थी, अपने शरीर को सजाती थी, नाचती थी, गाती थी। अपने हर एक भाई की शादी में, दोनों भाइयों की शादियों में उसने बहुत बड़ी खुशियां ले ली। लेकिन जब भी भाभी आती थी, अपने शर्माती हुई घर में आती थी और आने के बाद महीना 2 महीने में ही वह उस घर की रानी बन रही थी और इस तारका को अपने घर में बोलने की इजाजत नहीं मिलती थी। उसे हर तरह से उसे दबाया जाता था, धमकाया जाता था। प्रत्येक भाई की शादी में खुश होने वाली वह तारका हर समय कुछ दिन के बाद पछताती थी, क्योंकि शादी के समय जो अजनबी भाभी घर में आती थी वह शर्माती थी, ननद के रिश्ते को बड़े आदर से साथ बर्ताव करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद भाभी में बड़ा परिवर्तन आ जाता था और वो मालकिन बन जाती थी। तारका को हर समय धमकाती थी और समझाती थी, आजकल में तुम इस घर से विदा होना है, इसलिए इस घर के मामलों में दखल मत दिया करो, क्योंकि तुम इस घर की लड़की हो, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें अपने घर जाना है। इस प्रकार की हर समय उसे वह जानकारी दिया करती थी, हर समय की समझ देती थी। इस प्रकार कभी अपने भाइयों से उनकी शिकायत नहीं की, क्योंकि सब भाई अपनी अपनी पत्नी के ही समर्थक हुआ करते थे। हर एक भाई अपनी पत्नी की मुट्ठी में था, यह सब तारका जानती थी। तारका बचपन लड़की थी, लेकिन बचपन में ही उसे बहुत बड़ी समझ आ गई थी। वो प्रौढ़, उसका मन प्रौढ़ बन गया था। भाग्यशाली लड़कियों को अपनी शादी की जल्दी इसलिए होती है कि उनकी आंखों में अपने नए दाम्पत्य जीवन के रंगीन सपने होते हैं। ये संदर्भ के लिए बहुत बड़ा वाक्य है। लेकिन तारका भाभीियों के तानों से परेशान होकर इस घर से मुक्ति की कामना में अपनी शादी जल्दी हो जाने की प्रार्थना करती थी। भाग्यशाली जो लड़कियां हुआ करती हैं, वह शादी की जल्दी इसलिए हुआ करती हैं, उनकी आंखों में अपने नए दाम्पत्य जीवन के रंगीन सपने हुआ करते थे। कोई भी लड़की अपने जीवन में सपना देखती, वह सपना खुशी का रहता है, अपने सहचर की, अपने साथी के साथ जीवन बिताने का हुआ करता है और उस रंगीन सपनों की दुनिया में वह खोई रहती थी। उसी प्रकार ये तारा भी अपने जीवन के कुछ सपनों के बारे में सोच रही थी। दामोदर पंत के चल जाने के बाद एक बड़ी सी तस्वीर उनकी दीवान खाने में लगाई गई थी। जब तारका को कोई दुख होता था, कोई अफसोस होता था, कोई अपने मन को किसी बात का खेद हुआ करता था, उसका मन जब सन्न हुआ करता था, तो ऐसे समय में वह उस तस्वीर के सामने जाती थी और उस पिता की तस्वीर से लिपट लिपट कर रो लेती थी। उसको कोई घर का माहौल, कोई वातावरण असह्य बनता था, उसका मन उदास हो जाता था और ऐसी उदासी मिटाने के लिए वह अपने पिता की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे लिपट कर बहुत रोया करती थी। वह बाल थी, अबोध थी, लेकिन उसका मन बहुत प्रौढ़ हो चुका था। इसे समझ आ गई थी। पिता की मृत्यु के 7 दिन के बाद ही तीनों भाई एक हो गए और तीनों भाइयों ने मिलकर बंटवारा करना तय किया। स्टेट का बंटवारा करना था। श्रीनिवास, नारायण और अमृत, इन तीनों ने मिलकर अपने वृद्ध चाचा को घर में लाया, उन्हें बुलाया, गरीब चाचाओं को सामने बिठाया और उनके सामने स्टेट का बंटवारा किया गया। लेकिन तारका का क्या करे, वह तो लड़की थी, उसे कहां ले जाए, कौन ले जाए? शादी होने तक तारका किसके पास रहे? इस प्रश्न पर सभी सन्नाटा छा गया। पैतृक घर तो श्रीनिवास को मिल गया था, उसके हिस्से में आ गया था। नारायण और अमृत ने दोनों ने मिलकर नगद राशि ले ली, धन ले लिया और घर छोड़ दिया। वह घर जो पुराना पिता का घर था, वह श्रीनिवास को, बड़े लड़के को मिल गया। परंपरा के अनुसार तारका को बड़े भाई श्रीनिवास के साथ रहना पड़ा। लेकिन श्रीनिवास ने इसके लिए सबके सामने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि अगर तारका को उनके साथ रहना है तो नारायण और अमृत के घर की दहलीज पर भी पांव नहीं रखेगी, उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं करेगी, उनके साथ खाना नहीं, पीना नहीं, उनसे बातचीत करना नहीं, उनके घर जाना नहीं। कभी राह चलते वे लोग मिल भी गए तो उनके साथ बात भी नहीं करेगी
और अगर यह पता चला कि कभी वह उनके घर गई थी या कहीं उनसे बात की तो उसी क्षण वह उसे घर से बाहर कर देंगे। यही शर्त नारायण और अमृत ने भी रखी थी। इस प्रकार उस लड़के पर बहुत सारा आतंक, बहुत सारी शर्तें लगाई गई। वह लड़की अपने पिता के घर में बड़े भाई के साथ रहने लगी। 3 बच्चे वाली किसी मां को अगर काल ने पूछा, मृत्यु ने भी पूछ लिया कि मां, मैं तुम्हारे किसी एक बच्चे की जान लूंगा, अब तुम्हें आजादी है, किसी एक का चयन करो। अगर ऐसे समय में ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु की देवता यम देवता है, और ऐसे समय में कोई काल या यम देवता अगर किसी मां को पूछे कि तुम्हारे 3 लड़के हैं, इनमें से किसी का चयन कर लो, तो कोई भी मां बेचारी क्या करेगी? किसे चुनेगी? नहीं चुनेगी, क्योंकि मां तो मां होती है। मां का हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। चाहे बेटा अपराधी भी हो, चोर भी हो, हत्यारा भी हो, तो भी मां अपने बेटे के हर एक अपराध को छुपाने की कोशिश करती है, उसे हर समय क्षमा करने की कोशिश करती है। तारका की यह दशा ठीक उसी तरह थी। वह मां को अपने में देखा करती थी, उसे हर एक भाई से उतना ही प्यार था जिस प्रकार मां को हर एक लड़के सेवा करता है। अंततः तारका ने, उस लड़की ने ऐसा सोचा और बड़े भाई श्रीनिवास के साथ रहेगी, दूसरे भाइयों से बात नहीं करेगी और उनके घर भी न जाएगी, ऐसी शर्त उसने कायम मन में रखी थी। इस तरह 1-2 मास बीत गए, महीना 2 महीने चले गए। घर में कुछ कहा सुनी भी हो गई, इसलिए तारका ऊपरी माले पर खिड़की से सटक कर खड़ी थी। रास्ते पर आते आते लोग आजा कर रहे थे और ऐसे समय में वह देख रही थी नीचे रास्ते पर। अचानक उसने देखा कि उसका मंझला भाई नारायण रास्ते से गुजर रहा है, सड़क से जा रहा है। जाते जाते उसने ऊपर देखा, भाई बहन की आंखें परस्पर टकराई गई। तारका का गला भर आया और सगे भाई से बात करने का उसका मन भी हो गया, लेकिन उसने मनाही करी। नारायण ने उदास नजरों से बहन को और अपने घर को देखा, अपने पिता के घर को देखा और सिर झुकाकर चला गया, क्योंकि जो शर्त पंचों के सामने रखी गई थी उसका दोनों ने भी पालन किया। चहुओं से प्राप्त उपेक्षा के साथ तारका का स्वभाव और भी बड़ा भावुक बन गया था। छोटी उम्र में ही उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे, जिसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता था। ऐसे बौने पौधों को जल्दी फूल फलते हैं। जो छोटे पौधे हुआ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको ज्यादा फल फूल जल्दी लगते हैं। उसी प्रकार उस लड़की पर बचपन में ही इतने बड़े आघात होते आए हैं, जिसके कारण उसे बहुत सारी अनुभूतियों का सामना करना पड़ा है, उन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। जिसकी माता बचपन में चल बसी हो, जिसके पिताजी भी उसके 14 साल की उम्र में चले गए हो, और भाई का अकेलापन, भाई का पारिवारिक टूटन उसके मन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। और ऐसे समय पर हर एक चोट का उसने सामना किया है, संघर्ष करती आ रही है। और इस समय भी उसे बहुत सारे अनुभवों के कारण उसके जीवन की उसे पहचान हो गई है, जीवन का परिचय उसे हो गया है कि जीवन क्या होता है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, और उनसे किस प्रकार हमने अपने जीवन के प्रति किस प्रकार से अपने जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति किस प्रकार सम्मान आदर रखना चाहिए और जीवन के प्रति किस प्रकार की रुचि रखनी चाहिए, इस प्रकार का भी उसे ज्ञान बचपन में होने लगा था। और इसी तरह जीने से क्या फायदा? पराये घर की लड़कियां यहाँ आकर घर की मालकिन बन जाती हैं। जो उसकी भाभियों के बारे में उसके ये विचार है कि पराये घर की लड़कियां यहाँ आकर घर की मालकिन बन गई हैं, मुझ पर शेखी बगाड़ती हैं, मुझ पर धमकाती हैं, और मैं उनके दया के टुकड़ों पर पलती हूँ। और हमारे भाई, वाह क्या कहें, उनके बारे में क्या कहें। अपनी बहन की प्रतिष्ठा की, मान पान की इन्हें कोई भी परवाह नहीं है। अपने सगे भाइयों के घर जाने की मनाही क्यों? उनसे बात करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह क्यों? ये ऐसे बाल मानसिकता के शब्द, प्रश्न उसके मन में आशंकाएं कई बार उठती थी। तारका बेटे, संसार में ऐसे कई प्रश्न हैं। यहाँ पर रचनाकार का यह वाक्य बहुत बड़ा एक संदर्भ देता है, बहुत बड़ा यहाँ पर जीवन का एक नियम बता देता है। यह प्रकृति का नियम है, जीवन का नियम है। वह रचनाकार इस प्रकार इस वाक्य से प्रकट करता है कि तारका बेटे, इस संसार में ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर देते हुए मन विषाद से भर जाता है। बस अपने आप को सांत्वना देने के लिए मान लो तुम्हारी
तकदीर ही ऐसी है। यह हर एक की नसीब का खेल है। भाग्य जो लिखा गया है, ऐसा माना जाता है कि यह भाग्य कोई लिखता है, और जो घटनाएं जीवन में हुआ करती है, चाहे वो आनंद की हो, दुख की हो, सुख की हो, खुशियों की हो, संघर्ष की हो, तो हर एक की तकदीर की अलग अलग रचनाएं हुआ करती हैं, ऐसा माना जाता है। दुख और विषाद भरे मन से तारका नीचे उतर आई। आंगन में कई तरह के फूलों के पौधे थे। उन्हीं में मुनगे का एक बड़ा सा पेड़ भी था, और उस पेड़ के नीचे वह बैठ गई। उसकी पिछली यादें ताजा हो गई। जब माँ थी तब इसी पेड़ के नीचे अब केवल यादें रह गई। अब केवल यादें रह गई हैं। जब माँ थी तो सारा परिवार इस पेड़ के नीचे बैठा करता था, बातें किया करता था। यह सारा दृश्य उसके सामने घूमने लगा। उसने मन में कुछ ठान लिया। वह घर के अंदर गई और एक बड़ी सी लाठी लेकर आई। उसने मुनगे की फलियां गिराने लगी। फलियां ये सब्जी के लिए हुआ करती है। बड़ा सा पेड़ दरवाजे में खड़ा है, और वह पेड़ बहुत पुराना है। जब उसकी माँ उस मुनगे की फलियां लाती थी, उसकी सब्जी बनाती थी, और वह सारा परिवार एक साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खाता था, भोजन करता था। और उसी लड़की ने अपनी माँ का वह दृश्य अपने आंखों के सामने रखकर घर में चली गई। अंदर से लाठी लाई और उस लाठी से वह फलियां गिराने लगी। इतने में भाभी ने आवाज दी। श्रीनिवास की पत्नी बोली, यह क्या कर रही हो? फलियां क्यों तोड़ रही हो? मुझे तो अपने मायके में इतवार के दिन अपने मायकों को पहुंचानी है। मुझे मायके जाना है और मैं अपने मायके में यह फलियां देने वाली हूँ। ये फलियां क्यों तोड़ रही हो? तारका ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मन ही मन यह सोचते हुए कहा कि वाह, खूब न्याय कर रही हो। मेरे मायके की फलियां तुम्हारे मायके में? वह लाठी से फलियां तोड़ती रही। उसने बहुत सारी फलियां तोड़ ली। भाभी कसमसाती हुई तड़पने लगी। बोली, मेरा कहना नहीं मानोगी? ठीक है, आने दो तुम्हारे भैया को, फिर देखना इसका नतीजा क्या होता है। इस प्रकार उसने उस लड़की को धमकाया और उसकी शिकायत करने की भी धमकी उसने दी थी। तारका ने 15-20 फलियां समेट ली और घर से बाहर निकल पड़ी। जाते जाते उसने कहा, मैं अपनी चाची के यहाँ जा रही हूँ। दामोदर पंत के सभी लड़कियों को अपनी चाची से बड़ा प्रेम था। वे उन्हें अपनी माँ की तरह चाहते थे, और चाची भी उन्हें उतना ही प्यार करती थी। बंटवारे के बाद जब श्रीनिवास, नारायण और अमृत अलग अलग हुए, लेकिन सभी 2-4 दिनों में चाची से मिलने आ जाया करते थे। उन सभी भाइयों को चाचा चाची से बड़ा प्रेम था। पिता के चल जाने के बाद तारका ने आज पहली बार घर के बाहर कदम रखा था, और चाची के घर वह पहली बार चली गई थी। चाची ने उसे देखकर ही खुश हो गई। बोली, क्यों री, बाहर क्यों